नमस्कार, ज्ञान विज्ञान के नए अंक में आपका स्वागत है। नए साल में आप सभी का स्वागत है। ज्ञान विज्ञान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और शोध की दुनिया के सभी महत्वपूर्ण समाचार लेकर उपस्थित होते हैं। मैं हूं स्मृति रस्तोगी और आइए देखते हैं इस सप्ताह की सुर्खियां। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर एस.एन. बोस की 125वीं जयंती पर सत्येंद्र नाथ बसु राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केंद्र द्वारा आयोजित समारोह का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का 27 से 31 दिसंबर 2017 तक अहमदाबाद में उत्साहपूर्ण आयोजन। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लाइसोसोमल विकृति के इलाज के लिए राष्ट्रीय नीति शुरू की। दुर्लभ रोगों के लक्षण, कारण तथा इलाज पर हमारी विस्तृत रिपोर्ट। युवा वैज्ञानिकों को विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय पोस्ट डॉक्टरल छात्रवृत्ति। लेकिन सबसे पहले हमारी मुख्य खबर। भारत के प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सत्येंद्र नाथ बसु राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केंद्र कोलकाता द्वारा आयोजित समारोह का उद्घाटन किया। डॉक्टर एस.एन. बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 को हुआ था। इसके साथ ही देश भर में 1 वर्ष तक विज्ञान पर आधारित गतिविधियां प्रारंभ हो गईं। इनमें स्कूलों तथा कॉलेजों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में 100 से अधिक व्याख्यान तथा 125 वैज्ञानिक चुनौतीपूर्ण समस्याओं के समाधान पर आधारित 125 प्रतियोगिताएं शामिल हैं। डॉक्टर बोस को क्वांटम सांख्यिकी पर अनुसंधान के लिए याद किया जाता है, जो आधुनिक परमाणु सिद्धांत का आधार है। पेश है कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री के संदेश पर हमारी रिपोर्ट। सत्येंद्र नाथ बोस, ये वो नाम है जो विज्ञान की दुनिया में प्रतिष्ठा का पर्याय है। उनकी पूरी जिंदगी अध्यापन, विज्ञान के विकास के लिए अनुसंधान तथा प्राकृतिक अवधारणाओं की समझ के लिए सैद्धांतिक और प्रायोगिक समझ के बीच गहरा रिश्ता स्थापित करने में बीती। भारत के एक महत्वपूर्ण भौतिक शास्त्री के रूप में सर बोस ने 1920 के प्रारंभिक दशक में क्वांटम भौतिकी के क्षेत्र में अपने अनुसंधानों से महत्वपूर्ण योगदान दिया। बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की स्थापना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 2 पारंपरिक कणों में एक बोसॉन का नाम उनके ही नाम पर रखा गया है, जिसने बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की स्थापना की। सत्येंद्र नाथ बोस की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता स्थित एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज में आयोजित उद्घाटन समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा देश को संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री ने देश के विकास में एस.एन. बोस के बहुमूल्य योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने आह्वान किया कि देश को एस.एन. बोस से काफी कुछ सीखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं में विज्ञान के प्रति प्यार तथा समझ बढ़ाने के लिए विज्ञान को बड़े स्तर पर प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। इस दिशा में भाषा रुकावट नहीं बल्कि सहायक होना चाहिए। देश भर के वैज्ञानिकों में सतत संचार की भी आवश्यकता है, जिसके लिए अकादमिक तथा शोध एवं अनुसंधान संस्थानों के बीच मजबूत सहयोग के लिए तंत्र विकसित किया जा रहा है। शहरों के शोध एवं अनुसंधान केंद्रों को अकादमिक संस्थानों, उद्योगों और स्टार्टअप्स के साथ जोड़ा जा रहा है। देश के नाम अपने संबोधन में उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विशाल आंकड़ा आकलन, यांत्रिक सीख, साइबर भौतिकी व्यवस्था, अनुवांशिकी तथा विद्युत चालित वाहनों जैसी आगामी चुनौतियों का सामना करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने युवाओं में विज्ञान के प्रचार प्रसार पर बल दिया और बताया कि इस दिशा में सरकार ने कई योजनाएं प्रारंभ की हैं, जैसे स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कौशल विकास मिशन तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। सरकार स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल डेवलपमेंट मिशन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ऐसे अनेक कार्यक्रम चला रही है। इसी कड़ी में हम देश में 20 ऐसे संस्थानों के निर्माण का प्रयास कर रहे हैं जो दुनिया में अपनी धाक जमाए। 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
जैसे सर बोस की जीवनी पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री एन आइकॉनिक जीनियस का प्रदर्शन। इस दौरान बोस आर्काइव तथा संग्रहालय का भी उद्घाटन हुआ। इसके अलावा प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर सीएनआर राव ने पानी के फोटो रासायनिक, ऊष्मा यांत्रिकी तथा विद्युत रासायनिक विघटन पर जन व्याख्यान दिया। 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज आने वाले सप्ताहों में कई अन्य कार्यक्रम आयोजित करेगा, जिनमें 19 से 20 जनवरी को सामग्री विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वर्तमान प्रचलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 29 जनवरी से 2 फरवरी को क्वांटम सह संबंध के नए आयाम पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी तथा 10 फरवरी को बोस फेस्ट तथा एलुमनाई डे आयोजित किया जाएगा। इनके अतिरिक्त 26 से 30 मार्च तक 2001 में भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वोल्फगैंग कैटरले के व्याख्यान आयोजित किए जाएंगे। बहुप्रतिभा धनी सत्येंद्र नाथ बोस अपनी बहुमूल्य योगदान द्वारा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे, जो अब भी क्वांटम भौतिकी का आधार है। पूरी दुनिया इस महान विभूति की कृतज्ञ है, जिन्होंने भौतिक विज्ञान को नई दिशा दी। अहमदाबाद में 27 से 31 दिसंबर 2017 तक आयोजित 25वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का विषय था दिव्यांग व्यक्तियों की पहुंच पर विशेष जोर देते हुए दीर्घकालीन विकास के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा आविष्कार। ये वार्षिक कार्यक्रम बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय समस्याओं का समाधान भी तलाशता है। बच्चों के लिए इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद सहयोग देती है। पेश है ज्ञान विज्ञान की विशेष रिपोर्ट। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद तथा गुजरात विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने 27 से 31 दिसंबर 2017 तक 25वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस या NCSC का आयोजन किया। ये कार्यक्रम अहमदाबाद के साइंस सिटी तथा SAL एजुकेशन कैंपस में आयोजित किया गया था। 5 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने किया। पच्चीसवें NCSC का विषय था दिव्यांग व्यक्तियों की पहुंच पर विशेष जोर देते हुए दीर्घकालीन विकास के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा आविष्कार। NCSC का मुख्य उद्देश्य 10 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों को औपचारिक स्कूल व्यवस्था के अंतर्गत तथा स्कूल से बाहर वैज्ञानिक मंच उपलब्ध कराना, जो उनकी नैसर्गिक उत्सुकता को शांत कर सके, वैज्ञानिक सोच विकसित कर सके, उनमें रचनात्मकता ला सके तथा विशेषकर स्थानीय स्तर पर सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक विधियों द्वारा समाधान कर सके। इस वर्ष भारत के 28 राज्यों, आसियान देशों तथा खाड़ी के देशों के बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में बच्चों को प्रसिद्ध वैज्ञानिकों से मिलने जुलने, प्रशिक्षण पाने, प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थाओं के प्रयोगशालाओं का दौरा करने, विज्ञान कार्यशालाओं में भाग लेने तथा प्रायोगिक प्रदर्शनियों में भाग लेने का मौका मिला, जिससे उन्हें विज्ञान को पेशे के रूप में चुनने की प्रेरणा मिली। बेसिक उद्देश्य है कि कैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाना है, मेथड ऑफ साइंस में इनको इंस्पायर करना है एंड है कि बच्चों के मन में फ्रेंडशिप करना है। सपोज महाराष्ट्र का बच्चे कोई गोवा का माने साउथ ईस्ट के साथ बच्चे के मिलजुना होता है, नॉर्थ ईस्ट में क्या करते हैं वो सदर्न वाला स्टेट समझ सकते हैं। तो ये 5 दिन का एक फन फील्ड एक्टिविटीज़ होते हैं। यहाँ पे काफ़ी इनोवेशन होता है, काफ़ी फ्रेश आइडिया होता है। ये सबको हम लोगों को फिर इनको मोटिवेट करके, इनको कम्प्रीहेंसिव करके, इनको आगे बढ़ाने के लिए ये के सोचना होता है। तो लास्ट 2-3 साल से हम लोगों को क्या करते हैं, जो बेस्ट आइडिया होता है इनका जो 25 प्रोजेक्ट को हम लोग सिलेक्ट करके, ये प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद इनको हम लोग IIT और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर इस तरीके के इंस्टीट्यूशन के हम लोग लेते हैं, ताकि ये बच्चों का जो जितना इनका रॉ में किया है इनको और प्रोटोटाइप करके अच्छा कर सकते हैं। इस विशाल राष्ट्रीय कार्यक्रम में देश भर से आए बच्चों को भारत के बेहतरीन वैज्ञानिकों के साथ अपने अन्वेषक विचार साझा करने के लिए विशाल मंच मिलता है। बच्चे अपनी वैचारिक योजनाएं स्कूलों में, जिलों में, फिर राज्यों और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करते हैं। इस अद्भुत कार्यक्रम में करीब 10 लाख बच्चों ने भाग लिया, जिनमें राष्ट्रीय स्तर पर 850 योजनाओं को शामिल किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं, शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों ने जांचकर्ताओं के सामने अपनी योजनाएं प्रस्तुत की।
5 दिवसीय मेगा कार्यक्रम के आखिरी दिन विदाई समारोह में इनमें से 25 सर्वश्रेष्ठ चयनित योजनाओं को सम्मानित किया गया। इन 25 सर्वश्रेष्ठ योजनाओं के ग्रुप के सदस्यों को जल्द ही एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत IIT और आईसर जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिकों के निर्देशन में कार्य करने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा भारतीय विज्ञान कांग्रेस में छात्रों को हर राज्य से जूनियर और सीनियर स्तर की 2 योजनाओं में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस न सिर्फ इन युवा वैज्ञानिकों को एक विशाल मंच प्रदान करता है, बल्कि देश भर के छात्रों को एक छत के नीचे अपने वैज्ञानिक विचार साझा करने तथा विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। वर्तमान दुनिया की प्रत्येक वस्तु विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित है। जीवन क्षेत्र में विज्ञान का वर्णन कर युवा वैज्ञानिक न सिर्फ वैज्ञानिक क्रियाकलापों को समझने की क्षमता विकसित करते हैं, बल्कि बहुमूल्य सामाजिक योगदान देने में भी सक्षम होते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दुर्लभ आनुवांशिक रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति की शुरुआत की। हम आपको दिखाएंगे ये रिपोर्ट, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सूफियाना रंग में रंगी एक शख्सियत, सूफीज़म इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी, सबको बराबर समझना, जिसके नजदीक इंसानियत है सबसे बड़ा मजहब। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बान। हर इंसान के सच को रिस्पेक्ट करना, ये जरूर मेरे रोम रोम में है, चाहे उन्हें वो सच एक मंदिर में मिले या मस्जिद में मिले या चर्च में मिले। शख्सियत में मिलिए मशहूर गायिका सोनम कालरा से शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार शाम 4:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लाइसोसोमल भंडारण में विकृति लगभग 50 दुर्लभ आनुवांशिक रोगों का समूह है जिनसे बच्चे प्रभावित होते हैं। इन रोगों की वजह शरीर के लाइसोसोम में कुछ एंजाइमों की कमी होना है। लाइसोसोम को आमतौर पर कोशिकाओं का पुनर्चक्रण केंद्र माना जाता है, क्योंकि ये अवांछित सामग्रियों को ऐसे पदार्थों के रूप में संश्लेषित करता है जिनका कोशिकाएं उपयोग कर सकें। इन विकारों का इलाज लंबे समय तक चलता है तथा भारी खर्चीला होता है। अगली चुनौती सही वक्त पर रोगों की पहचान करना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इन दुर्लभ रोगों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने तथा उनके उपचार के लिए राष्ट्रीय नीति प्रारंभ की है। ज्ञान विज्ञान पेश करता है इन रोगों के कारणों तथा उनके लक्षणों पर विशेष रिपोर्ट। जिंदगी के लिए क्या आवश्यक है? सांस लेना, खाना, पचाना, प्रजनन, ऊर्जा का प्रयोग तथा कई ऐसे कार्य जो टेबल या कुर्सी जैसी निर्जीव वस्तुएं नहीं कर सकती। सजीवों द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य मूलभूत रूप से शरीर की जैविक तथा क्रियात्मक इकाई कोशिका द्वारा संपादित किए जाते हैं। मानव शरीर की पेचीदगी भरी शारीरिक संरचना में एक कोशिका में कई झिल्लियों से घिरी अनेकों संरचनाएं होती हैं, जो विभिन्न कार्य निष्पादित करती हैं। उदाहरण के तौर पर एक संरचना नाभिक है, जिसमें आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली संरचनाओं को गोल्जी बॉडी कहते हैं। अवशेषों के निष्पादन के लिए भी विशेष संरचना होती है, जिसे लाइसोसोम कहते हैं। कोशिका में लाइसोसोम की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। ये नष्ट हो चुकी झिल्लियां क्षतिग्रस्त प्रोटीन कोशिका के भीतर रासायनिक प्रतिक्रिया से निकले विषाक्त पदार्थ जैसे अवशेषों को समाप्त करता है या उन्हें फिर से काम योग्य बनाता है। अब सवाल ये है कि लाइसोसोम अवशेषों को दोबारा उपयोग के लायक कैसे बनाता है? दरअसल उनमें विशेष एंजाइम होते हैं जो कोशिका के भीतर होने वाली रासायनिक प्रतिक्रिया की गति तेज करते हैं। अगर कोशिका के भीतर लाइसोसोम कार्य करने में असमर्थ हो तो सामान्य रासायनिक प्रतिक्रिया रुक जाएगी तथा कोशिका के भीतर अवशेषों के अणु इकट्ठा हो जाएंगे। इससे कोशिका अस्वस्थ हो जाएगी तथा हड्डियां, रक्त, फेफड़े जैसे अन्य संरचनाओं में विकृति पैदा होगी। इस प्रकार के रोग को लाइसोसोम स्टोरेज डिसऑर्डर या LSD कहा जाता है।
LSD के कारण अनुवांशिक होते हैं, यानी कुछ वंशाणुओं में क्षति होती है या परिवर्तन हो जाता है। DNA कोशिकाओं में प्रोटीन के लिए जीन्स तथा एंटी जीन्स कोड होते हैं जो शरीर के आवश्यक कार्य करते हैं। DNA में परिवर्तन के कारण वंशाणुओं में परिवर्तन होता है, जिससे प्रोटीन के सामान्य क्रियाकलाप में बदलाव आता है। उदाहरण के तौर पर गौशर रोग एक प्रकार का LSD है। आइए देखते हैं गौशर रोग कैसे होता है। सभी सामान्य व्यक्तियों के शरीर में एंजाइम उत्पन्न होता है जिसे ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज कहते हैं। ये एंजाइम वसा के अणुओं को तोड़कर ग्लूकोसेरेब्रोसाइड बनाता है। वसा के अणु कोशिका की झिल्ली या कोशिका के बाहरी स्तर पर स्थित होते हैं। वसा के अणुओं का टूटना क्षतिग्रस्त झिल्ली को दोबारा प्रयोग लायक बनाने के लिए आवश्यक है, लेकिन गौशर के रोगियों में ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज एंजाइम अनुपस्थित होता है। लिहाजा गौशर रोगियों में ये एंजाइम उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि इस स्थिति में GBA नामक एक विशेष वंशाणु में परिवर्तन हो जाता है। GBA वंशाणु में परिवर्तन के कारण रोगी में क्रियाशील ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज एंजाइम उत्पन्न नहीं होते। नतीजा निकलता है कि वसा अणुओं के अवशेष ग्लूकोसेरेब्रोसाइड तिल्ली, यकृत, फेफड़ों तथा हड्डियों में इकट्ठा हो जाते हैं। इसके कारण इन अवयवों के सामान्य क्रियाकलाप में बाधा पहुंचती है तथा प्रभावित व्यक्ति बीमार हो जाता है। नवजात में LCD उस स्थिति में माता पिता से पहुंचता है जब दोनों में क्षतिग्रस्त वंशाणु होते हैं। गौशर रोग के अलावा कुछ अन्य LSD के विषय में भी जानकारी उपलब्ध है। उदाहरण के तौर पर पोम्पे, फेब्री तथा क्रैबे, जो विभिन्न प्रकार के अवशिष्टों के जमा होने का परिणाम है। LSD की पहचान गर्भाधान के समय नवजातों में तथा छोटे बच्चों में रक्त, पेशाब या ऊतकों में एंजाइम की कमी की जानकारी से हो सकता है। इसके अलावा DNA की जांच या प्रभावित व्यक्ति के परिवार का इतिहास जानकर बीमारी का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि प्रभावित व्यक्ति से अगली पीढ़ी में क्षतिग्रस्त वंशाणु जा सकते हैं। Very important for India is the concept of one, early diagnosis. One, what is the importance of early diagnosis? One, to initiate treatment and other supportive care, and two, to prevent the birth of another affected child in that family. So to prevent the birth of another affected child, we have to make a confirmed diagnosis in the child who has the disease. And the diagnosis is possible by taking a blood sample, measuring the enzyme level in that, as well as doing the DNA studies in that. So once you've done that, then whenever the mother is pregnant for the second time at 11 weeks of pregnancy, we take a small piece of the chorionic villi, and in that we can check for the presence or absence of the disease mutation. अब तक LSD का कोई इलाज नहीं है, लक्षित विशेष चिकित्सा भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन दो विधियां एंजाइम प्रतिस्थापन उपचार तथा अस्थि मज्जा प्रतिरोपण से रोग के लक्षणों के प्रबंधन में मदद मिल सकती है। भारत सरकार के स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में दुर्लभ रोगियों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य रोकथाम के उपाय, जानकारी का विस्तार तथा LSD के दुर्लभ रोगों को उपचार के लिए बेहतर दवाएं और सस्ते संसाधन उपलब्ध कराना है। उम्मीद है कि इस पहल से देश में इन दुर्लभ रोगों का इलाज आसानी से किया जा सकेगा। विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में उभरते हुए वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों में शोध कर रहे हैं। शोध की इस प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने 2015 में राष्ट्रीय पोस्ट डॉक्टरल छात्रवृत्ति प्रारंभ किया, ताकि युवा अनुसंधानकर्ताओं को उनके क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ज्ञान विज्ञान आपको इस छात्रवृत्ति के विषय में विस्तार से बता रहा है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय पोस्ट डॉक्टरल छात्रवृत्ति देता है। छात्रवृत्ति के कुछ प्रमुख विषयों में रसायन विज्ञान, पृथ्वी तथा वातावरण विज्ञान, इंजीनियरिंग विज्ञान, जीवन विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा गणित के विषय शामिल हैं। इस छात्रवृत्ति में शोधकर्ता को एक निरीक्षक के नेतृत्व में काम करना होता है, जहां उन्हें एक स्वतंत्र शोधकर्ता बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इसके लिए निरीक्षक को भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित अकादमिक पद पर होना चाहिए तथा उसके पास विज्ञान या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में PhD की डिग्री होना अनिवार्य है। इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।
उसके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पीएचडी या एमडी अथवा एमएस की डिग्री होनी चाहिए। परिणाम प्रतीक्षित होने की स्थिति में भी आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करते समय अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। ये छात्रवृत्ति साल में 2 बार दी जाती है। अगली बार राष्ट्रीय पोस्ट डॉक्टरल छात्रवृत्ति जनवरी 2018 में तथा उसके बाद जुलाई 2018 में दी जाएगी। Those who have completed their PhD, means either they submitted or complete their PhD, they can apply. That is also through online process, and they have to go some different institute. They cannot work with the same guide. They will go to another institute to continue their research, and again they have to submit their online program, and there is one peer review committee is there, and program advisory committee. They will take screen those proposals. छात्रवृत्ति का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए है, जिसे अधिकतम 3 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस छात्रवृत्ति में छात्रवृत्ति धारक को प्रतिमाह 55,000 रुपए दिए जाते हैं। जिन आवेदनकर्ताओं को डिग्री मिलनी बाकी है, उन्हें प्रतिमाह 35,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए का शोध अनुदान तथा अतिरिक्त खर्चों के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। छात्रवृत्ति के विषय में वेबसाइट www.serbonline.in से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। छात्रवृत्ति देने के लिए 5 सदस्यों की विशेषज्ञ समिति चयन करती है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय पोस्ट डॉक्टरल छात्रवृत्ति धारकों द्वारा 2 प्रमुख शोध किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत यांत्रिक नुकसान दुरुस्त करने के लिए स्मार्ट सामग्रियों का अध्ययन करना तथा मल्टी सेंसर रिमोट सेंसिंग डेटा का उपयोग कर त्रिविमीय अवलोकनात्मक ढांचे में भारत में एरोजोल गुणों के विकास को समझना शामिल है। युवा दिमाग विभिन्न क्षेत्रों में अन्वेषण कर सकता है। युवा वैज्ञानिकों के पेशे के लिए स्टार्टअप अनुदान महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पीएचडी धारकों को देश के अकादमिक संस्थान तथा अनुसंधान प्रयोगशालाओं में पोस्ट डॉक्टरल शोध के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना है। अभी वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे डॉक्टर एस.एन. बोस तथा विज्ञान जगत को उनके योगदान पर एक रिपोर्ट। मेरे लिए फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बातें मशहूर है। एक तो यह है कि जब मेरा ड्रामा का टूर होता है, मैं फिल्म छोड़ने को तैयार हूँ। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठा ले। मैं समझता हूँ कि मैं थिंकिंग एक्टर हूँ, अवेयर। मेरे जो लिमिटेशन है उसको लेकर मैं ज़्यादा अवेयर हूँ। जो स्टेज है ऊपर वाले ने बनाया सिर्फ मेरे लिए 3 घंटे, मैं उस जगह का मैं राजा हूं। नमस्कार, मैं हूं परेश रावल और मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब तेज रफ्तार से नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ और दिलचस्प वैज्ञानिक गतिविधियों पर। इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंसेज कोलकाता के वैज्ञानिकों ने एक नया जल विकसित किया है जो 6 घंटे के भीतर 80% से अधिक विषैले जैविक डाई को दूर कर सकता है, जैसे तांबे की हरी परत, कांगो की लालिमा, चमकदार नीलापन, रोडेमाइन बी तथा औद्योगिक कचरे से कोबाल्ट तथा निकेल के धात्विक आयन। प्रदूषित डाई जल के संशोधन के लिए अभी तक सक्रिय कार्बन या विद्युतीय अथवा रासायनिक अवक्षेपण विधि का प्रयोग किया जाता है, जो विषैलेपन दूर करने में काफी प्रभावशाली है तथा उनमें ऊर्जा की भी अधिक खपत होती है। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे ने राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के सहयोग से एक व्याख्यान का आयोजन किया, जिसका शीर्षक था विज्ञान, उद्भव तथा चेतना। अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर जेरी क्योन ने ये व्याख्यान दिया। नई दिल्ली में 4 जनवरी को आयोजित व्याख्यान का वैज्ञानिकों, शिक्षकों तथा छात्रों ने भरपूर लाभ उठाया। लंबे समय तक अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को विश्वास था कि एक अभिनव तारे के विस्फोट से सौरमंडल का उद्भव हुआ है। ये एक मरते हुए विशाल तारे से निकलने वाला प्रकाश तथा ऊर्जा है।
हाल ही में एस्ट्रोफिजिकल पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने सबूत दिया कि सौर मंडल की उत्पत्ति एक विशाल लंबे मृत तारे के बबल से हो सकती है, जो सूर्य के आकार से 40 से 50 गुना अधिक बड़ा था। उन्होंने इस तारे का नाम वुल्फ्रेयर तारा रखा था। इस खोज के बाद सौर मंडल, उसकी आयु तथा उत्पत्ति को लेकर वैज्ञानिकों में नई बहस छिड़ गई है। करंट साइंस पत्रिका में प्रकाशित एक रिपोर्ट में मौसम, क्षेत्रीय तापमान तथा बारिश का गिरगिट की जिंदगी पर पड़ने वाले प्रभाव पर दिलचस्प जानकारियां दी है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों के इस शोध के अनुसार पेनिनसुला रॉक अगामा प्रजाति के नर गिरगिट बारिश के मौसम में पीला रंग धारण कर लेते हैं, जिससे उन्हें प्रजनन में आसानी होती है। उसी प्रकार बारिश के मौसम में मादा गिरगिट का पेट बड़ा हो जाता है, जो उनके पेट में अंडों के होने का संकेत देते हैं। इस अध्ययन से साबित हुआ है कि जलवायु परिवर्तन गिरगिट जैसी जानवरों का जीवन चक्र बदल सकता है। वैश्विक मौसम में परिवर्तन इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के वर्तमान आंकड़ों से स्पष्ट हुआ है कि 2012 से 2017 के बीच विदेश से भारत लौटने वाले वैज्ञानिकों की संख्या में 70% की बढ़ोतरी हुई है। रामानुजन इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च तथा रामलिंगस्वामी री एंट्री छात्रवृत्तियों के कारण ये संभव हुआ है, जो उच्च शिक्षा प्राप्त भारतीय शोधकर्ताओं को कार्य करने के लिए अपनी पसंद तथा दिलचस्पी के भारतीय विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों का चयन करने की छूट देते हैं। विज्ञान के इतिहास में इस सप्ताह हम याद कर रहे हैं सत्येंद्र नाथ बोस को, जो एस.एन. बोस के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस भारतीय भौतिक विज्ञानी का जन्म 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में हुआ था। सर बोस को क्वांटम यांत्रिकी पर महत्वपूर्ण अनुसंधान के लिए याद किया जाता है। उनके नाम पर क्वांटम यांत्रिकी के 2 प्रकार के कणों में से एक का नाम बोसॉन्स रखा गया। सर बोस ने जर्मनी के प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी एल्बर्ट आइंस्टीन के साथ काम किया। उनके संयुक्त कार्य ने बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की नींव डाली, जो थर्मोडायनेमिक संतुलन में पूर्णांक घूर्णन कणों के सांख्यिकीय व्यवहार पर प्रकाश डालता है। 1919 में उन्होंने प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानी मेघनाथ साहा के साथ सापेक्षता पर आइंस्टीन के मूल शोध पत्रों का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया। प्लैंक्स क्वांटम विकिरण सिद्धांत का समाधान प्रतिपादित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। ये शोध एल्बर्ट आइंस्टीन को भेजा गया, जिन्होंने 1924 में इसका जर्मन भाषा में अनुवाद किया। बोस ने 2 वर्ष तक यूरोपीय एक्सरे तथा क्रिस्टलोग्राफी प्रयोगशालाओं में कार्य किया। अपने अनुसंधानों द्वारा उन्होंने जैविक रसायन विज्ञान, भूविज्ञान तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में भी योगदान दिया। सर बोस 1945 तक ढाका विश्वविद्यालय में विज्ञान विभाग के डीन थे। सर बोस के सम्मान में 1986 में कोलकाता में सत्येंद्र नाथ बसु राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। उन्हें 1954 में देश के दूसरे सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 4 फरवरी 1974 को 80 वर्ष की आयु में सर बोस का देहांत। इस सप्ताह के ज्ञान विज्ञान के एपिसोड में इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपने विचार हमें जरूर भेजें। आप अपने सुझाव हमें हमारे ईमेल पते news@vigyanprasar.gov.in पर भेज सकते हैं। आप पत्र द्वारा भी हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे विज्ञान की नई खोज, आविष्कार और समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।